एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्जेशन विद अब्दुल माजिद भट्टी। एंड भट्टीज आपसे हमारी डिस्कशन हो रही थी अबाउट द प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि बहुत दिनों बाद जो है वो हमें शक्ल दिखी हमारे सिलेक्टर्स की, और हमारे सिलेक्टर्स ने जो है वो आके बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश तो की, मगर बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने के बजाय जो है वो कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट कर गए। जाते जाते एक चीज़ और आकिब जावेद साहब ने कही, और मैं 101% उससे अग्री करती हूँ कि हर दफ़ा चेंज नहीं हो सकता। हर दफ़ा कोई डिबैकल हो तो आप उस पर चेंज की डिमांड नहीं कर सकते। आप कंसिस्टेंसी चाहिए होती है आपको सिलेक्शन में, आप वो कंसिस्टेंसी रखते हैं, आप लॉन्ग रन देखते हैं और आप लॉन्ग रन देते हैं प्लेयर्स को, और कंसिस्टेंसी नहीं ब्रेक करते टीम की, तभी टीम जो है वो स्ट्रांग होती है। उन्होंने एग्जाम्पल दी, इंडिया की एग्जाम्पल दी, इंग्लैंड की एग्जाम्पल दी, ऑस्ट्रेलिया की पास्ट में एग्जाम्पल दी, बट फिर उनको किसने कहा है कि वो इतनी तब्दीलियां करें? उनको किसने कहा है कि इतने डेब्यूटेंट्स हों ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? मतलब पिछले 2-3 सालों की बात की जाए तो जितनी डेब्यूज पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हुए शायद कहीं भी नहीं हुए। भट्टी साहब, कमिंग बैक टूवर्ड्स यू, बहुत सस्ती कर दी है हमने पाकिस्तान की कैप, बिकॉज जिस तेज़ी से हम डेब्यू करवाए जा रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट मैं अगर शायद 2023 वर्ल्ड कप से बात करूं तो तकरीबन 33 डेब्यूज हैं ओडीआई में। इतने तो हम मैचेस नहीं खेलते जितने हम डेब्यूज करवा देते हैं। सवेरा देखिए, अगर वाकई लड़के एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं तो बिल्कुल आप डेब्यू करवा लें, लेकिन एक 2-2, 3-3 मैच खिलाने के बाद वो लड़के अचानक मंजर से गायब हो जाते हैं, ये मेरा ख्याल में मुनासिब नहीं है। और ठीक है, आप 6 लड़कों को लेके चले गए, लेकिन पहले वनडे के लिए जो टीम बनाई गई उसमें आप देखें ना, जो सबसे बड़ा सवाल है कि हारिस रऊफ कैसे ड्रॉप हुए। हारिस रऊफ मेरे हिसाब से उस फॉर्मेट में उनको मार पड़ी हुई थी, आपने ड्रॉप कर दिया। लेकिन पिछली जो आपने वनडे सीरीज खेली थी अगेंस्ट श्रीलंका इन रावलपिंडी, उसमें तो हारिस रऊफ प्लेयर ऑफ दिस सीरीज थे। आपने हारिस रऊफ को पहले मैच में ड्रॉप कर दिया। फिर आपका बैलेंस नजर नहीं आ रहा ना, कि आपने अचानक से बहुत सारे सीनियर्स को ड्रॉप कर दिया और बहुत सारी जूनियर्स डाल दिए। अब देखें ना, जूनियर और सीनियर इस कॉम्बिनेशन में हुसैन तलत अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। हुसैन तलत, अब्दुल समद जो 7वें नंबर पे खेल रहे हैं, बल्कि अब से थोड़ी देर पहले पीसीबी का चैनल में पहले मीडिया रिलीज भी आया कि हुसैन तलत जो कल इंजर्ड हुए थे, अब वो तकरीबन 3 से 3.5 महीने के लिए क्रिकेट से बाहर हो गए। कल रात को जो नेशनल T20 हो रहा है, वहां जमान खान के बारे में हमने सुना कि फास्ट बॉलर जमान खान भी अनफिट हो गए। तो चले, ये तो फोर्स इंजरी है, लेकिन टीम का बैलेंस हमें नजर नहीं आ रहा। बाबर आजम अगर वाकई अनफिट थे, हमने मान लिया, तो जिस दिन आपने टीम अनाउंस की तो मीडिया रिलीज में आपको ये लिखना चाहिए था कि बाबर आजम को हमने इसलिए सिलेक्ट नहीं किया कि बाबर आजम जो है वो अनफिट है। मतलब भट्टी साहब, आयरनी तो ये है ना कि आप ना आके टीम अनाउंस करते हैं, ना आप प्रेस रिलीज में कुछ 4-5 लफ्ज लिख दें कि हमें भी तसल्ली हो जाए, पता चल जाए कि भाई आप सोच क्या रहे हैं, कि आपने इसको बिठा दिया या उसको रेस्ट करवा दिया या उसको ड्रॉप कर दिया या कोई इंजर्ड है, ये पता तो चले बात। फिर जब आपने लड़कों की बात की है, कहाँ गए? मतलब इतनी जल्दी क्या है हमें अब इन लड़कों को खिलाने की? क्या इनको लगता है कि बांग्लादेश इज अ वेरी इजी टीम टू कॉन्कर? भेज दो इन लड़कों को, 4-4 डेब्यू आप एक ओडीआई में करवा दें। वेयर इज अब्दुल्ला शफीक, वेयर इज कामरान गुलाम, वेयर इज सऊद शकील? हसन नवाज को आपने खिलाया, डिस्कार्ड कर दिया, पता नहीं एकदम से दिल से उतर जाते हैं प्लेयर्स। तैयब ताहिर का है, सुफियान मुकीम का है, उसामा मीर को आपने जाया, मतलब देयर आर सो मेनी नेम्स। हमारे पास तो हम एसेट्स अपने जाया करने में सवेरा इमामुल हक की 9 वनडे सेंचुरियां हैं। एग्जैक्टली। अचानक इमामुल हक भी गायब हो गए। आपने साइम अयूब को, जो पिछली बार आपको 2-3 सीरीज ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में जितवा के आया हुआ था, उसको वनडे की अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद T20 की खराब परफॉर्मेंस पे बाहर कर दिया, और T20 की परफॉर्मेंस पर साहबजादा फरहान को वनडे टीम में एग्जैक्टली मसला सबसे बड़ा यही है कि एक उसकी परफॉर्मेंस पे दूसरे फॉर्मेट से ड्रॉप कर देते हैं, एक फॉर्मेट की अच्छी परफॉर्मेंस से दूसरे फॉर्मेट में उसको एडप्ट कर देते हैं। कल हमें दिखा कि फरहान दो के T20 में बहुत ही अच्छे तरीके से खेलते आए हैं, मगर कल जो है वो कल
फरहान के लिए मुश्किल थी कंडीशंस। कल जितने फ्लो में माज लग रहा था, एक अलग ही पिच पे खेल रहे हैं और फरहान जो है उनके लिए एक बिल्कुल अलग पिच है। बट क्या हुआ कल के मैच में? अब जब हम कल के मैच पे आ ही गए हैं तो ज़रा कल के मैच पे नज़र डाल लेते हैं। मैच समरी पे सबसे पहले नज़र डालते हैं कि व्हाट हैपेंड एंड व्हाट वेंट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। तो यस, फिर से बांग्लादेश ने जो है वो टॉस जीता, टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया। पाकिस्तान टीम जो है वो फिर भी ठीक है रन्स तो बनाए, 274 रन्स बने, मगर 50 ओवर्स पूरे नहीं खेल पाई। 274 रन्स बनाए थैंक्स टू दी ब्रिलियंट स्टार्ट बाय मास सदाकत। और वो ब्रिलियंट स्टार्ट के बाद फिर जिस तरह सलमान अली आगा ही लुक्ड रियली प्रॉमिसिंग। क्या वो रन आउट वैलिड था, नहीं था, बड़ी डिबेट है उस रन आउट पे, वो भी हम भट्टी साहब से जो है उस रन आउट के हवाले से जानेंगे। एंड रिजवान द सीनियर प्लेयर चिप्ड इन बिटवीन एज वेल। अब बड़ा वो आता है कि हाँ जी स्पिरिट ऑफ द गेम को देखना चाहिए था, या उस वक्त क्योंकि सलमान अली आगा बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, उस वक्त इस चीज़ को देखना चाहिए था कि मैं अपनी टीम को कैसे जिता सकूं, एक कप्तान ने किस तरीके से सोचा, किस तरीके से नहीं सोचा। ये सारी डिस्कशन हम बिल्कुल आगे करेंगे जब हम ये मैच समरी का इख्तिताम करते हैं। जवाब में बांग्लादेश जो है वो काफ़ी ऑफ कलर लगी और बांग्लादेश को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया मास सदाकत ने। ऑल राउंड परफॉर्मेंस रही मास सदाकत की, जहां 3 विकेटें उन्होंने हासिल की 23 रन देकर। हारिस रऊफ जो कि फर्स्ट चॉइस 11 में हिस्सा ही नहीं बनते थे आपने हारिस रऊफ को खिलाया और हारिस रऊफ ने आपको डिलीवर करके दिया। 3 विकेटें उन्होंने भी हासिल की एंड शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेटें हासिल करके दी। इस तरीके से पाकिस्तान ने 128 रन से जीत हासिल की। बीच में कुछ बारिश ओले पड़ना शुरू हो गए थे, मगर जो सबसे ज्यादा टॉक ऑफ दी वो टाउन बनी डिस्कशन वो थी भट्टी साहब सलमान अली आगा का आउट होना। तो क्या हम स्पिरिट ऑफ द गेम पे ज्यादा एम्फेसिस करें या फिर गेम अवेयरनेस पे ज्यादा एम्फेसिस करें? जी भट्टी साहब। सवेरा ऑन ए लाइटर नोट, रावलपिंडी ट्रैफिक पुलिस ने भी एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली है। उन्होंने भी सलमान अली आगा का मेरे हिसाब से मजाक उड़ाया कि भाई कवानीन का जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको इल्म होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो स्पिरिट ऑफ द गेम की ज्यादा अहमियत है, बजाय ये कि आपको कानून की अवेयरनेस हो। देखिए, पाकिस्तान बांग्लादेश के रिसेंटली जो ताल्लुकात रहे हैं जी, हमने आईसीसी में कितना बड़ा केस लड़ा जाके। मोहसिन नकवी साहब ने बांग्लादेश का कि आईसीसी के लोग लाहौर आए और उनका इशू हमने सॉल्व किया। तो मेरा ख्याल में बांग्लादेश का अगर कोई जूनियर प्लेयर ये हरकत करता तो चले मान लेते हैं, लेकिन बांग्लादेश का कप्तान मेहदी हसन मिराज उसको मेरे ख्याल में ये जेब नहीं देता था कि इस अंदाज में, जबकि सलमान अली आगा को अगर ये पता होता कि ये मुझे रन आउट कर देता तो 1 कदम की दूरी पे था, वो अपनी क्रीज में चला जाता। लेकिन जितनी चालाकी से उसने आउट किया, फिर आप 150 रन से मैच भी हार गए। तो मेरा ख्याल में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं अमीनुल इस्लाम, उनको कप्तान को बुलाकर उसकी सरवरिश करनी चाहिए कि भाई पाकिस्तान बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं, अब देखिए ना, मोहम्मद कैफ इंडियन है, मोहम्मद कैफ सलमान अली आगा के लिए बात कर रहे हैं कि स्पिरिट ऑफ द गेम जो है उसकी ज्यादा अहमियत है। कमेंट्री में हमने रमीज राजा को सुना, मोहम्मद हफीज भी स्पिरिट ऑफ द गेम की बात कर रहे हैं। अगर आज ये स्पिरिट ऑफ द गेम था तो 2023 के वर्ल्ड कप में सवेरा आपको याद है एंजेलो मैथ्यूज ने शकीबुल हसन को टाइम आउट कर दिया था जी भारत में जी, और पूरे बांग्लादेश में एक तूफान बर्पा हो गया। उनका पूरा मीडिया, सोशल मीडिया चीखो पुकार कर रहा था कि एंजेलो मैथ्यूज ने स्पिरिट ऑफ द गेम को नजरअंदाज कर दिया। तो अगर एंजेलो मैथ्यूज ने उस दिन वो सही हरकत की थी तो फिर बांग्लादेश उस दिन वावेला क्यों कर रहा था? तो पाकिस्तान के बैट्समैन सलमान अली आगा के साथ मेहदी हसन मिराज ने जो किया, मेरा ख्याल में स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है। ऐसे बहुत सारे वाकयात। 87 वर्ल्ड कप में लाहौर में एक वाकया हुआ, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से मैच हार रहा था जी। कॉटनी वॉच ने अब्दुल कादिर को रन आउट नहीं किया, उनको वार्न किया कि वो क्रीज से बाहर निकल गए। फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के ज़ियाउल साहब, उन्होंने बुलाकर पजीराई की कॉटनी वॉच की कि आपने बड़ा अच्छा किया, और कादिर भाई ने छक्का मारा और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का मैच जितवा दिया, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। लेकिन कल मेरे ख्याल में जो बांग्लादेश के कप्तान ने किया
वो किसी भी तरह मैं उसको मुनासिब नहीं समझता। बिल्कुल भट्टी साहब, स्पिरिट ऑफ द गेम के हिसाब से तो बिल्कुल गलत किया। पता नहीं, जब फील्ड में एक प्लेयर होता है, क्या वो ये सब कुछ सोच रहा होता है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या किया था, क्या नहीं किया था, बोर्ड ने क्या किया था? स्पेशली जब मैं इन प्लेयर्स की बात करती हूँ तो शायद ये प्लेयर्स तो बहुत नाराज थे कि हमें हमारा बोर्ड जो है वो वर्ल्ड कप नहीं खेलने दे रहा, और जो मसले मसाइल हुए वो ये प्लेयर्स खुद भी अपने बोर्ड से ज्यादा खुश नहीं थे। बट कीपिंग दिस असाइड, क्या सलमान अली आगा को इस बात की अवेयरनेस शो, सलमान इज ऑल्सो अ वेरी सीनियर प्लेयर, बैटर इन द क्रीज इज द बैटर विद वैल्यू, बैटर जो क्रीज से बाहर है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्या सलमान अली आगा को सबसे पहले एज अ सीनियर प्लेयर अपने आप को सेफ नहीं करना चाहिए था कि क्रीज के अंदर सिर्फ बैट एक बालिश का फर्क था, बहुत कम फर्क था, इट वाज जस्ट अ सिंगल स्टेप काइंड ऑफ अ डिफरेंस, आप सिर्फ बैट अंदर रख देते? क्या ये एक सीनियर प्लेयर सलमान अली आगा के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता था? मेरे ख्याल में बिल्कुल सलमान अली आगा की भी जिम्मेदारी थी, लेकिन अगर आप मैचेस देखें, जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं या इवन क्लब मैचेस भी जब हो रहे होते हैं, तो प्लेयर अक्सर जब गेंद को रोकते हैं जी, उसके बाद आप देखें अक्सर फॉरवर्ड शॉट ले या सिली पॉइंट की फील्डर की तरफ उछाल देते हैं। देखिए क्रिकेट में ये भी अब एमसीसी को भी सोचना चाहिए कि क्रिकेट में ऐसे बहुत सारे कवानीन हैं जो कवानीन तो है लेकिन स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है, बिल्कुल, जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, हैंडल द बॉल, ये कल जिस तरह रन आउट हुआ, टाइम आउट, तो ये तो फिर कवानीन पर नजरसानी करने की जरूरत है। लेकिन सलमान अली आगा बिल्कुल, अब मेरा ख्याल में उनको एक झटका पड़ गया, आइंदा वो इस चीज को नहीं सोचेंगे। लेकिन बांग्लादेश के कप्तान को फिर एक और मैं बातें आपको बताऊं जी, 89 में भारत की टीम पाकिस्तान आई थी, जब 89 की बात है या 87 की बात है, श्रीकांत इंडिया के बड़े जबरदस्त ओपनर थे, वो इसी तरह के अंदाज में आउट हुए। इमरान खान कप्तान थे, उनको बाहर जा रहे थे, इमरान ने उनको बैटिंग के लिए वापस बुलाया। तो क्रिकेट में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की भी बहुत सारी मिसालें हैं। और एक ऐसा वाकया 1979 में फर्स्ट टेस्ट में पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पहले सरफराज नवाज ने ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट कर दिया एंड्रू हेंड्रिक्स ऑस्ट्रेलिया के थे, फिर एलन हर्स्ट जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर थे उसी टेस्ट मैच में उन्होंने बदला लेने के लिए एलन हर्स्ट ने सिकंदर वक्त को हैंडल द बॉल आउट करार दिया, या ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, दोनों में से मैं शायद थोड़ा कंफ्यूज हो गया दोनों में, लेकिन एक ही मैच में दो वाकयात हुए। तो मेरा ख्याल में प्लेयर्स को भी मोहतात होना चाहिए, लेकिन कप्तान की हैसियत से मेहदी हसन मिराज फ्रस्ट्रेट इसलिए मुझे नजर आए कि बांग्लादेश की टीम को लाले पड़ेंगे कि वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करें। बिल्कुल, तो ये एक मेरे ख्याल से जो डेस्परेशन दिखी मेहदी मिराज के इस एक्शन में शायद वो थी, बट यस स्पिरिट ऑफ द गेम का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। मास सदाकत एंड साहिबजादा फरहान की अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं, साहिबजादा फरहान जो कि बिल्कुल ऑफ कलर लगे, मास सदाकत बिल्कुल लगा कि डिफरेंट पिच पे जो है वो खेल रहे हैं। क्या रिस्ट्रिक्शंस लगी फरहान, क्योंकि फरहान तो T20 फॉर्मेट में इतना अच्छा खेलते हुए आ रहे थे, व्हाट डिफरेंस डिड यू फील कि दोनों के मास सदाकत और साहिबजादा फरहान की क्या डिफरेंस था मेजरली? मेरे ख्याल में टीम मैनेजमेंट ने मास सदाकत को ये टास्क दिया होगा, ये मेरा अपनी सोच है कि भाई आपने जाके चार्ज करना है, और साहिबजादा फरहान को कहा होगा कि आपने एक एंड संभाल के रखना है, विकेट थ्रो नहीं करनी। ठीक। लेकिन मेरा ख्याल में कल की पिच जिस तरह की मास सदाकत ने 75 रन की इनिंग्स के लिए, ये पिच इतनी आसान नहीं थी जितना बड़ा हमने स्कोर कर दिया। हाँ। 274-75 जितना भी पाकिस्तान ने बनाया अच्छा खासा स्कोर था, लेकिन कल जो क्रेडिट इस बात को भी जाता है कि पाकिस्तान की बॉलिंग ने कल बैटिंग को सपोर्ट किया। माजी में ऐसा हुआ कि बैट्समैन स्कोर कर देते, बॉलिंग सपोर्ट भी करती, जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका का मैच था। तो मेरा ख्याल में ओवरऑल पाकिस्तान का अच्छा शो था। आई होप कि ये सीरीज अच्छे तरीके से फिनिश हो और पाकिस्तान एटलीस्ट 2-1 ये सीरीज जीत कर आए, क्योंकि बांग्लादेश को हमने बहुत ही आसान समझ लिया। एकदम से 6 प्लेयर्स हमने डाल लिए। मेरे ख्याल में कुछ प्लेयर्स अब बच्चे हैं, इनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, शायद इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए
अभी इतना तैयार हुए नहीं थे जितना बड़ा उनको हमने प्लेटफॉर्म दे दिया। और बांग्लादेश, अगर किसी ने ये समझ लिया कि बांग्लादेश की टीम तो बहुत ही आसान है, तो वो तो अपने ग्राउंड पर दुनिया की सारी बड़ी टीमों को टफ टाइम देती रही है। तो पाकिस्तान को पहले मैच में वेकअप कॉल मिली, दूसरे मैच में पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग की, अच्छी बैटिंग की, फील्डिंग भी अच्छी रही। लेकिन अभी भी एक सवाल उठता है जी कि क्या अबरार अहमद जो दुनिया के जबरदस्त स्पिनर हैं, जिनको दी हंड्रेड्स में इंडियन फ्रेंचाइज ने Select किया। खरीद लिया, और उस जो उनकी माल्टन है उसकी जो मीडिया पर बैशिंग हो रही है, लेकिन अफसोस की बात है कि उस प्लेयर को हम अपनी 11 में खिलाने के लिए तैयार नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमारे सिस्टम पर भी उठता है और हमारी सिलेक्शन पर भी उठता है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा तो ये सवाल माइक हेसन पे उठता है, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है दैट माइक हेसन डज नॉट हैव कॉन्फिडेंस ऑन अब्रार। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप या तो इतने आप गट्स रखें कि आप टीम में रखें ही ना उस प्लेयर को, मगर अगर आप रख रहे हैं तो आप वो कॉन्फिडेंस जरूर शो करें। एक आधा दिन जो है वो बुरा जा सकता है एक बॉलर का, मगर और बाकियों का भी तो बुरा जा रहा है, उनके साथ उस तरह का नहीं रवैया जिस तरह अब्रार का है। बट ऑब्वियसली इस मैच के हवाले से तो अब ये कि इंशाल्लाह कल जो है अच्छी परफॉर्मेंस फिर से पाकिस्तान टीम की देखें, 2-1 से हम ये सीरीज जीते। भट्टी साहब, जाते जाते क्योंकि एक मेरे जहन में एकदम से बात आ गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक चीज़ आकिब जावेद साहब ने और कही कि कोई हम बुरा तो नहीं खेले ज़्यादा इस वर्ल्ड कप में, हम कहाँ बुरा खेले, हमने तो वो एक ऐसा मैच था जिसमें जो है हमने नेट रन रेट पे हम नहीं आ सके तो इस वजह से हम आगे नहीं गए, वरना बुरा नहीं खेले। मुझे नहीं समझ आती कि शायद वहाँ कोई था नहीं उनको याद दिलाने के लिए कि नीदरलैंड से हम डाउन दी ऑर्डर आके फ़हीम अशरफ अगर कुछ ना करते तो हम नीदरलैंड को पहले ही मैच दे चुके थे। उसके बाद जो है मेरा ख्याल से हमारा फिर से सफ़र वही 3-4 मैचेस के बाद ख़त्म हो जाता है इस वर्ल्ड कप पे। तो आपको अगर मैं कारकर्दगी को वो कहते हैं ना कि जॉट डाउन करने को कहूँ कि इस वर्ल्ड कप में हमारी कारकर्दगी, क्या हम सिर्फ एक नेट रन रेट से ही तो रह गए, ये वाला जो स्टेटमेंट है आप उससे अग्री करते हैं कि बहुत ही आला परफॉर्मेंस थी, सिर्फ नेट रन रेट से ही तो रह गए? देखिए, आकिब जावेद हमारे दोस्त भी हैं, उनको अपनी अदाओं पर गौर करना चाहिए कि नेट रन रेट का मसला नहीं है ना। आप एक बड़ी टीम से ग्रुप मैच में खेले, इंडिया से 61 रन से हार गए। जब सुपर 8 में आए तो न्यूजीलैंड के मैच में बारिश हो गई, इंग्लैंड से हम हार गए 2 विकेट से। फिर श्रीलंका से भी हम बहुत 7-8 रन से जीते, वरना वो मैच भी लग रहा था कि श्रीलंका जीत जाएगा। तो मेरा ख्याल में जब आप मीडिया के सामने आते हैं, बल्कि आकिब जावेद तो हमारे साथ बहुत सारे टीवी शोज करते रहे, वहां जब वो बेनाज तबसरे करते थे, अब जब इस हॉट सीट पे वो बैठे हैं तो मेरा ख्याल में काफी उनकी बातों में तजाद नजर आ रहा है। लिहाजा बंदे को जो मीडिया के सामने आकर हम बैठते हैं, और ये आपकी जो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी, ये तो अब यूट्यूब के जरिए पूरी दुनिया में जा रही है। लिहाजा आपको होमवर्क करके सोच समझ के बोलना चाहिए, वरना आपका भी मजाक उड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में भी लोग, हमारे पड़ोस में आपको पता है वहाँ तो हार्डलाइनर मौजूद है। अब आज शाम को वहाँ पर वो शुरू हो जाएंगे कि पाकिस्तान के जो एक मेन सिलेक्टर हैं वो अपनी शिकस्त का क्या जवाब पेश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आकिब जावेद को अपनी अदाओं पर गौर करना चाहिए। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है कि शादाब खान नाराज होंगे आकिब जावेद से, बिकॉज वो भूल गए वो 21 में जब हमने इंडिया को हराया था, क्योंकि शादाब बार बार उसका रेफरेंस बड़ा देते रहते हैं कि हमारे सीनियर प्लेयर्स ने नहीं किया था, हमने कर लिया था, और वो आकिब जावेद उस जीत को भूल गए। 8-0 आकिब जावेद ने किया अभी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि 8-1 हो गया। तो सबसे ज्यादा तो शादाब इस बात पर नाराज होंगे। बट भट्टी साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। एंड यही एक सिलसिला क्रिकेट का जो चले जा रहा है, जहाँ पे कन्फ्यूजन्स बढ़ती जा रही हैं, वो कन्फ्यूजन्स ख़त्म नहीं हो रही हैं। वी आर बिटवीन सीरीज राइट नाउ। बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान की सीरीज जारी है, 2 ODIs हो चुके हैं, 1-1 से बराबर हैं। तीसरा ODI कल खेला जाएगा। लेट्स एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान जो है वो अच्छी कारकर्दगी दिखाए और हम 2-1 से सील कर सकें इस सीरीज को। बट विद दैट वक्त यहाँ पे जोर का ख़त्म हो गया। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अनदर शो, एंड यस, पाकिस्तान टीम कल
जो पाकिस्तान टीम मैदान में आई वो डिफरेंट थी उस पहली दिन की टीम से। जब पहला ओडीआई खेला गया था उससे डिफरेंट थी। हमें थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कैसे होगा, कौन होगा, क्या खेलेगा, क्या नहीं खेलेगा। बट फिर भी अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो इट वाज नॉट दैट काइंड ऑफ अ मेजर डिफरेंस। यस, मां सदाकत ने जिस तरह का टेम्पो सेट करके दिया था टीम पाकिस्तान के लिए, वहां से आपको परफॉर्मेंसेस का डिफरेंस दिखा। बट अदर देन दैट साहिबजादा फरहान वाज अगेन अ बिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। उनको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। दो के साहिबजादा हैज़ बीन परफॉर्मिंग सो वेल। और बाकी प्लेयर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा था। सलमान अली आगा एक बड़ा कंट्रोवर्शियल रन आउट, उसके हवाले से भी डिस्कस करें। सो देयर इज अ लॉट टू डिस्कस कि क्या हुआ कल के मैच में और क्या नहीं हुआ। मगर उससे ज़्यादा देयर इज अ लॉट टू डिस्कस कि एट लास्ट हमारी वो कहते हैं ना दुआएं कबूल हो गई, हमारी जो है बात मान ली गई और वो बात सुन ली गई कि खुदारा सिलेक्टर सामने आए और बताएं तो कि ये हो क्या रहा है, ये कौन सी टीम सेलेक्ट हो रही है, ये वर्ल्ड कप में जो कारकर्दगी हुई उसके हवाले से शुक्र के किसी को ख्याल आया, शुक्र के मोहसिन नकवी ने जो है वो मीटिंग की सिलेक्टर्स के साथ एंड इवेंचुअली इट वाज कॉल्ड दैट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें एंड शुक्र के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है, वो अलग बात है कि दो ही सिलेक्टर्स जो है वो बात करते रहे, एक मेजरली ज़्यादा बात करते रहे, फिर सरफराज को भी थोड़ा मौका मिल गया बात करने का आकिब जावेद के बाद। असद तो मुझे ऐसा लगता है कि असद का तो पोस्टर ही लगा देते, असद बैठे रहते, कोई बात नहीं, उन्होंने तो कोई बात ही नहीं की, सिर्फ एक्सप्रेशंस देने के लिए बैठे हुए थे। मिसबा आए थे मगर थोड़ा सा वक्त लेकर आए थे बिकॉज उनकी फ्लाइट थी तो वो फौरन चले गए। अनइम्पॉर्टेंट से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या जरूरत थी मिसबा को ज़्यादा देर रहने की। खैर, सारी चीज़ों के हवाले से हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम सवेरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने शो में बुलाया। सो भट्टी साहब, मेरा ख्याल से जो फ्रेशली अभी चीज़ हुई है पहले उससे बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करते हैं और उसके बाद हम मैच पे जाते हैं जो कि कल खेला गया था। सबसे पहले तो क्या तासुर लगा आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से? बड़े अरसे बाद जो है वो सिलेक्टर्स ने अपनी शक्लें दिखाई हैं ऐसे और मतलब बताया है स्क्वाड के बारे में या डिफेंड करने की कोशिश की है स्क्वाड को। देखिए सवेरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस से थोड़ी देर पहले पीसीबी का एक 6-7 लाइनों का मीडिया रिलीज आया। उसमें एक छोटी सी वीडियो थी कि मोहसिन नकवी साहब के साथ चारों सिलेक्टर्स मिल रहे हैं। उस मीडिया रिलीज में लिखा हुआ था कि चेयरमैन पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी को फ्री हैंड दे दिया है। तो मेरा तो ये सवाल है, क्या आज से पहले फ्री हैंड नहीं था? तो मेरे ख्याल में उसके बाद जिस तरह आकिब जावेद तकरीबन कोई 50 मिनट बोले होंगे, 6-7 मिनट सरफराज अहमद बोले, 2-3 मिनट मिसबाउल हक बोले, असद शफीक एज यूजुअल खामोश रहे। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज के दिन मेरा नहीं ख्याल, चले उन्होंने बहुत सारी वजाहतें दे दी, आज के दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बनती नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या तो वर्ल्ड कप के बाद जब टीम आई थी, सलमान अली आगा भी साथ बैठते, उस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती जी, या फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त होती जब बांग्लादेश के लिए टीम अनाउंस हुई। अब बांग्लादेश के 2 मैचेस कंप्लीट हो गए, कल तीसरा मैच है जी। फिर मीडिया रिलीज में काजी चेयरमैन साहब ने इख्तियारात दे दिए सिलेक्शन कमेटी को। देखें, आप यहाँ शो कर रही हैं या हम जहां काम करते हैं, हर इदारे का एक अपना प्रोटोकॉल है ना, हर इदारे का एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके मुताबिक कोई भी बंदा उस इदारे में काम करता है। तो सिलेक्शन कमेटी को तो पॉलिसी दे दी गई होगी ना कि भाई ये आपके इख्तियारात हैं। अब अगर कोई इख्तियारात को यूज ना करना चाहे, मेरे ख्याल में अब लग ऐसे रहा है कि शायद बहुत ज्यादा पीसीबी क्रिटिसिज्म की जद में था, तो चेयरमैन साहब ने इनको हिम्मत दिलवाई कि भाई जाएं, जाके मीडिया में वजाहतें पेश करें। बाबर आजम के बारे में उन्होंने बात की और बहुत सारी बातें हुई। बट इस वजाहतें अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता जी, तो ये जरूर आकिब जावेद से पूछता कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के इब्तिदा में जैसन गिलेस्पी की बात की, लेकिन जैसन गिलेस्पी भी आपके बारे में बहुत सारी बातें कहते रहे हैं, क्या वो बातें दुरुस्त हैं? आज तक आकिब जावेद ने उसका जवाब नहीं दिया। रिसेंटली अलीम डार रिजाइन करके गए,
वो भी कुछ सवालात छोड़कर गए। अजहर अली क्यों सिलेक्शन कमेटी की कश्ती से अचानक बीच में उतर के चले गए? तो मेरा ख्याल तशनगी अभी भी बाकी है, लेकिन चले, जितनी भी वजाहतें आई हैं अगर ये बिल्कुल ठीक है तो हमें फिर पीसीबी और नेशनल सिलेक्शन कमेटी को मान के आगे बढ़ जाना चाहिए। उम्मीद है कि फिर ये वो गलतियां नहीं करेंगे जो माजी में करते रहे। बिल्कुल। और जहां वजाहतों की आपने बात की, मतलब बहुत ही कम वजाहत ऐसी थी जो कि कन्विंसिंग थी। ऐसा लग रहा था कि बस ठीक है, जवाब दे रहा हूं मैं, मान लें आप जो भी मैं जवाब दे रहा हूं। जो मैं शुरुआत करती हूं, बाबर आजम इंजर्ड, फखर जमान इंजर्ड। अभी इतने दिनों पहले तक बाबर आजम का, जब अभी ये ख़त्म हुआ, बाबर आजम का नेशनल टी20 में नाम आया, नेशनल टी20 से नाम हट गया। बात ये सामने आई कि नहीं जी, वो क्योंकि ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं रही, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर में हैं, वो एनसीए जाके वो कर रहे हैं, रात को वो एनसीए जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, और डॉक्टर साथ हैं उनके कि उनका रिहैब किया जा सके। मतलब कहीं मैच नहीं कर रही चीजें आपस में, इंफॉर्मेशन मैच नहीं कर रही है कि उन्होंने तो ये कह दिया कि हम तो इंक्वायरी करेंगे कि क्या ये लड़के जो है वो इंजर्ड ही थे जब ये वर्ल्ड कप में गए हैं। तो मतलब बहुत अजीब सी कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट कर दी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भट्टी साहब। देखिए, ये जो इन्वेस्टिगेशन की आकिब जावेद ने बात की ना, ये सबसे बड़ा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नुक्ता भी था और सबसे बड़ा कंफ्यूजन था। अगर वाकई ये लड़के इंजरी कैरी कर रहे थे और श्रीलंका चले गए, तो फिर तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मेडिकल पैनल है या जो क्लिफ, जो पाकिस्तान टीम के फिजियो हैं, उन पर भी सवाल उठ रहे ना। ये माजी में भी इस तरह के सवालात उठते रहे, और ये क्लिफ आज के नहीं है, ये मिकी आर्थर के दौर में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो 2018 से तकरीबन 8 साल से पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो अगर 8 साल बाद भी ये चीजें रिपीट हो रही हैं और लड़के इंजरी कैरी करते हुए टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये तो फिर मेडिकल पैनल पर और टीम मैनेजमेंट पर बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आपने अनफिट लड़कों को क्यों टीम के साथ लेकर चले गए। बिल्कुल। किसी ने हसन नवाज के बारे में नहीं पूछा कि भाई हसन नवाज कहाँ चले गए। सरफराज अहमद हमारे भाई हैं, छोटे दोस्त हैं, वो डिफेंड कर रहे थे शामिल हुसैन को। शामिल हुसैन नो डाउट टैलेंटेड है, लेकिन शायद अभी ये प्रोडक्ट इतनी तैयार नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेले। तो मतलब बहुत सारी तशनगी है। अब ये रमजान का आखिरी अशरा चल रहा है, लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ हैं और कल आखिरी मैच भी होना है। उससे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर एक डिबेट छोड़कर चली गई, और हमारे और आप जैसे लोग जो टेलीविजन पर और सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ मवाद की तलाश में रहते हैं, तो बहुत सारा मवाद देकर आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी चली गई है। लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब बाकी है कि भाई अबरार क्यों पाकिस्तान की 11 में नहीं आ रहे। माइक हैसन क्या गलत सिलेक्शन कर रहे हैं? क्योंकि अभी T20 वर्ल्ड कप में 3 मैचेस उन्होंने अबरार अहमद को नहीं खिलाए। इस सीरीज में भी सेकंड मैच में अबरार अहमद को ड्रॉप कर दिया। मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब क्रिकेट बोर्ड से कौम भी मांगती है, अकाउंटेबिलिटी। उन्होंने कहा कि हर हार के बाद अकाउंटेबिलिटी की लोग बातें करते हैं। तो भाई जब आप मजा लूटेंगे, और सब अच्छा तो नहीं है ना, अगर अच्छा होता तो अकाउंटेबिलिटी से मुराद ये नहीं है कि आप किसी को नौकरी से निकाल दें या किसी की गर्दन उड़ा दें। अगर कोई चीज गलत हुई है तो आप उसका एतराफ करें, और एतराफ करें तो फिर उसको दोहराएं नहीं ना। एक चीज बार बार जब रिपीट हो रही है तो फिर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। मेरे ख्याल में इख्तियारात की जो बात है ना, इख्तियारात दिए नहीं जाते, इख्तियारात लिए जाते हैं। जब आप किसी इदारे में काम कर रहे होते हैं, बाद दफा आपको बहुत सारे इख्तियारात नहीं दिए जाते, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि आप वो इख्तियारात लें और डिलीवर करके दें। आकिब जावेद से इसलिए भी बहुत सारी बातें पूछना बनती हैं और उन्होंने जवाब भी दिए कि वो पिछले 2-2.5 साल से इस सेटअप का हिस्सा हैं। वो हेड कोच रहे, वो नेशनल सिलेक्टर हैं, वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर हैं। तो एक वक्त में जब आपने बहुत सारी जगहों पर काम किया और टीम के मामला दिन ब दिन खराब से खराब तर हो रहे हैं, तो फिर तो जवाब तो बनता है। मेरा ख्याल में
जवाबात में अभी भी मुझे तो एटलीस्ट क्लैरिटी नजर नहीं आ रही। नहीं, क्लैरिटी है ही नहीं, क्लैरिटी बिल्कुल भी नजर नहीं आई, क्योंकि जो सवाल पूछे गए उसके भी जवाब क्लैरिटी में नहीं आए। और एक पॉइंट जहां पे देखें, एक जो हमारे ऊपर एक इंप्रेशन आता है कि इस वक्त ही इज द मैन ऑफ द मोमेंट, मतलब आकिब जावेद कहेंगे रात है तो सब कहेंगे रात है, आकिब जावेद कहेंगे दिन है तो सब कहेंगे दिन है, और फिर वो कहते हैं कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, मैंने तो 20 की टीम दे दी थी कोच को, कोच ने उसमें से जो भी 15 सेलेक्ट किए वो कोच की मर्जी, मैंने अगर 15 में जो है वो बाबर आजम दे दिया था, उनको कोई जरूरी नहीं था कि वो प्लेइंग 11 में मुसलसल साथ रखते। तो एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं ब्लेम गेम की, एक ब्लेम आपने मेडिकल पैनल पे कर दिया, एक ब्लेम आपने स्लाइटली सा बहुत स्मार्टली, क्योंकि देखिए नो डाउट अबाउट इट, आकिब जावेद इज अ वेरी गुड स्पीकर इन फ्रंट ऑफ मीडिया, बहुत ही माइल्ड से तरीके से उन्होंने माइक हेसन को भी अंडर द बस धकेल दिया कि उनके सारे डिसीजंस हैं, वो सारे डिसीजंस ले रहे हैं, तो वो जाने, उनका काम जाने जिस तरह की परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। तो आपको तो अब वही टाइम फिर से आ गया जहां आपको ब्लेम गेम दिखना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पास्ट में यही आकिब जावेद थे जिस वक्त गैरी गर्स्टन भी थे, गिलिस्पी भी थे, और वो इनकी ही शिकायतें करते करते निकल गए इस सेटअप से। क्या माइक हेसन भी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें? देखिए, माइक हेसन का तो मेरा ख्याल में अभी जो मैंने चेक किया, फिलहाल तो पीसीबी उनको हटाना नहीं चाहता जी, लेकिन अब आकिब जावेद ने आज जो हेड कोच पे सवालात उठाए हैं, जाहिर है वो उर्दू तो नहीं जानते, लेकिन ये चीज अब मीडिया में रिपोर्ट होगी, इंग्लिश मीडिया में भी रिपोर्ट होगी, तो माइक हेसन ये सारी चीजें जब सुनेंगे या पढ़ेंगे, उसके बाद उनकी तरफ से भी जवाब आना चाहिए। देखिए, माइक हेसन को ये किसने इख्तियार दिया था कि ड्यूरिंग वर्ल्ड कप आप चार्जशीट कर दें बाबर आजम को? तो इसका मतलब ड्यूरिंग वर्ल्ड कप जब चार्जशीट हेड कोच कर रहा है अपने सीनियर बैट्समैन पे, तो इसका मतलब है कि बाबर आजम जब टीम में सिलेक्ट हुए तो वो उनकी मर्जी से तो सिलेक्ट नहीं हुए थे, इसीलिए वो बाबर आजम के बारे में कह रहे थे ना, उनका स्ट्राइक रेट पावर प्ले में इतना है, और हमने नामीबिया के खिलाफ इसलिए नहीं भेजा कि उस वक्त मेरा ख्याल को 58 पावर प्ले का स्ट्राइक रेट जो है वो मैच नहीं करता जो रिक्वायर्ड है, 10 ओवर के बाद जो है वो यूटिलिटी नहीं है उनकी, तो वो जो 4 ओवर्स थे वो सिर्फ उसके लिए थे, 6 से 10 ओवर में अगर उनकी बारी आ जाती तो आ जाती। मतलब माइक हेसन का कहना ये था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। माइक हेसन मेरे ख्याल में अब उस इस्लामाबाद यूनाइटेड के फ्रेम ऑफ माइंड से उनको बाहर आना पड़ेगा, और एक मेरे ख्याल में सबसे पहले तो पीसीबी बजाय बाबर आजम या फखर जमान के बारे में तहकीकात कराए। एज ए मीडिया मैन सवेरा, आपको पता है कि मैं इस वक्त पाकिस्तान के जो 2-3 सीनियर क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं उनमें से एक हूँ। मेरा तो सबसे पहला सवाल, जो बुनियादी सवाल है, वो ये बनता है कि अब आपने 4 मेंबर सिलेक्शन कमेटी बना दी, क्योंकि मिसबाउल हक और सरफराज अहमद तो बांग्लादेश की टीम सिलेक्ट होने के अगले दिन शामिल हुए ना, उससे पहले तो एज ए एडवाइजर बैठ रहे थे। तो आपने क्या सिलेक्शन पॉलिसी दी है सिलेक्टर्स को कि आप 15 सिलेक्ट करेंगे या 20 देंगे, 15 माइक हेसन और कप्तान सिलेक्ट करेंगे और 11 कौन सिलेक्ट करेंगे? तो ये भी बात हुई कि भाई माजी में तो सिलेक्टर्स टीम के साथ ट्रेवल करते रहे, किसी ने कहा कि असद शफीक ऑस्ट्रेलिया गए थे जी। तो मेरे ख्याल में बजाय ये कि वजाहत हो जाती इस 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उल्टा सिलेक्टर बहुत सारे सवालात छोड़ के चले गए जिनके जवाब आना अभी भी बाकी है। बिल्कुल, इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिसमें क्लैरिटी नहीं आई और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। जहां आपने जो है मिसबाउल हक की बात की है, तो मिसबाउल हक को तो पता ही नहीं था जब वो सिलेक्टर बन गए थे कि जी, इसलिए बिकॉज वो तो अपने एक बैटिंग स्टिंट में चल रहे हैं इस वक्त, वो ही इज वर्किंग एज अ बैटिंग कोच इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। एनसीए में भी अक्सर जो है वो टाइम दे रहे हैं, डोमेस्टिक में भी टाइम दे रहे हैं। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वो सिलेक्टर भी बना देते हैं उनको, जिसका उनको पता ही नहीं था। जब अनाउंस हुआ उसके अगले दिन जाके उन्होंने मीटिंग करनी थी और मना करना था कि मैं इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं पढ़ना चाहता, जो मैं पास्ट में भी पढ़ा हूं। मगर आज वो भी बैठे हुए थे और जितना वो अनइंटरेस्टेड थे, आज उससे पता चल रहा था कि जबरदस्ती बिठा दिया कि भाई ठीक है, बन जाओ सिलेक्टर। खैर, वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो कल के मैच में क्या डिफरेंस था पहले मैच के मुकाबले में, और अब जो कल होने वाला मैच है उसमें और कितनी बेहतरी पाकिस्तान को लानी है, उस हवाले से डिस्कशन करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।